डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका हिंदी टीचर ओम प्रकाश यादव। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी भारत की खोज, दूसरा पाठ तलाश। पिछली 2 कक्षाओं में हम लोग इस पाठ को कंटिन्यू पढ़ रहे थे। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे भारत की विविधता और एकता, इस बिंदु से आगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। अर्थात भारत में जो कुछ भी विशेषताएं वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आती हैं। इसका ताल्लुक, इसका संबंध शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आत्मा और विशेषताओं से भी। अर्थात भारत के लोग शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ही विशेष हैं। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। अर्थात हम उनका वेशभूषा आदि देखें तो दोनों में बहुत अंतर है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही। वहाँ के बहुत से रीति रिवाज, जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोग प्रचलित नृत्य रूसी कोज़ाक नृत्य शैली से मिलते हैं। इन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी स्पष्ट है जैसी तमिल पर। इसमें कोई अचरज नहीं है, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। तो ये विभिन्न उदाहरण लेखक ने यहाँ दिए, ये समझाने के लिए कि भारत में अनेक विभिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं, डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी लास्ट में क्या कहा है कि हम सब एक हैं, भारतीय हैं। आगे देखिए, ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और उससे भी पहले वैदिक काल में ये हिंदू थे। तो अब वर्तमान में जो मुस्लिम बन गए या बौद्ध बन गए या जैन बन गए हैं, उनके लिए यहाँ लेखक ने कहा है कि ये प्राचीन काल में, वैदिक काल में ये सभी क्या थे, हिंदू थे। और धीरे धीरे आगे क्रमशः बढ़ते जाने पर नए नए धर्मों में ये लोग जाते गए। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेषों में उसमें बिखरे हैं। विशेष रूप से तक्षशिला और महान विश्वविद्यालय के जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि सीमा के जो प्रदेश है, जो अब दूसरे धर्मों में या दूसरे देशों में चले गए हैं, वहाँ पर भी भारतीय संस्कृति थी। और आज उनके जो स्मारक हैं, जो टूटे हुए अवशेष हैं, जो ध्वस्त हो गए अवशेष हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो महान विश्वविद्यालय था आज के 2000 वर्ष पहले, सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ आते थे। यहाँ का तक्षशिला में धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आ गया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। अर्थात लोगों ने हिंदू से मुस्लिम धर्म अपना लिया, लेकिन उनकी मानसिकता नहीं बदली और आज भी उनकी मानसिकता हिंदुओं जैसी ही है। पठान और तमिल 2 चरम उदाहरण है। चरम अर्थात बिल्कुल अलग, बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अपनी अलग विशेषताएं हैं, पर सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। ये जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा है। ये सारी बातें भारत में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों को लिए कही गई हैं कि सब लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो सब भारतीय हैं, अपनी पहचान बनाए हुए हैं। इसके बावजूद इन सब के गुण दोष कमोवेश एक से हैं। अर्थात ये अलग अलग भाषाएं बोलते होंगे, लेकिन इन सबके जो गुण और दोष हैं वो सबके कमोवेश यानी कम या ज़्यादा एक समान है। इनकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती हैं। अभिलेख अर्थात लिखे हुए जो लेख हैं। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। अर्थात ये लोग चाहे विभिन्नताओं वाले होंगे, लेकिन इनकी मानसिकता जो है वो भारतीय है। ये भारत को अपना देश मानते हैं। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसमें तमाम चीज़ों को आकार दिया गया था। अर्थात सब कुछ भारत में ही था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए। जज्ब हो जाना मतलब खो जाना, मिल जाना, गायब हो जाना। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, विघटनकारी मतलब ऐसे तत्व जो देश के टुकड़े करना चाहते होंगे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। अर्थात उन्होंने सामंजस्य, एडजस्टमेंट, मेल मिलाप को बढ़ाने का प्रयास किया तोड़ने के स्थान पर। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी है। अर्थात भारत में प्रारंभ से ही एकता रही है, लोग एकता का भाव रखते हैं।
इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। अर्थात ये एकता कभी किसी ने बाहर से नहीं थोपी है, बल्कि ये सभी के अंदर 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 मन में ही है। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया। विभिन्न रीति रिवाज और विभिन्न विश्वास, चाहे वो अंधविश्वास की सीमा तक चले जाते होंगे, लेकिन उनके प्रति जो सहिष्णुता है, जो सहनशीलता है, जो टॉलरेंस है, वो गजब का है। सब लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, दूसरे की चीज़ों को सहन करते हैं, सहिष्णुता दिखाते हैं, और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं बल्कि प्रोत्साहन भी दिया जाता है। विविधताओं को नकारा नहीं जाता है, बल्कि उनको मान्यता दी जाती है और उनको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाता है। किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी विभिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। अर्थात कोई भी देशीय समूह हो, स्थानीय समूह हो, उसमें कितने ही घनिष्ठ रूप हो, वो आपस में बहुत घुले मिले होंगे, लेकिन फिर भी उनमें भिन्नताएं तो नज़र आ ही जाती हैं। और प्यारे बच्चों, भिन्नताएं तो एक परिवार में रहते हुए लोगों के अंदर भी आ जाती हैं। वो सब एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, लेकिन फिर भी सभी लोगों में कुछ न कुछ अंतर, कुछ न कुछ भिन्नताएं होती हैं। इसी प्रकार देश में भी अनेक भिन्नताएं हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें एकता नहीं होगी। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाए। अर्थात उनकी एकता तब कब दिखाई देती है? जब उनकी तुलना किसी और से की जाए। ये बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या फिर आपस में घुल मिल जाती है। अर्थात दो अलग अलग समूह जिस जगह पर आकर के मिलते हैं, उस जगह पर उनकी जो भिन्नताएं हैं वो लगभग समाप्त हो जाती हैं, धुंधली पड़ जाती हैं। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती, धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की सी अपनेपन की अनुभूति करता था, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेशी महसूस करता था। लेखक कहता है कि भारत में लोग कितनी भिन्नताओं वाले होंगे, लेकिन वो अपने देश के किसी भी कोने में चले जाएं तो उनको कभी भी अलग या अजीब नहीं लगता था, अजनबी नहीं लगता था। लेकिन यदि वही व्यक्ति किसी दूसरे देश में चला जाए तो उसको वहाँ पर अजनबी लगता है, पराया महसूस होता है, परदेशी महसूस करता था। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उनकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसने अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम हो गया था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। लेखक कहता है कि यहूदी, पारसी और मुसलमान जो दूसरे देशों से आए थे और यहाँ आने पर उन्होंने देखा था कि उनका धर्म यहाँ नहीं माना जाता है, फिर भी वो लोग यहाँ आए, यहाँ के लोगों से घुले मिले और अब उनको बिल्कुल भी अजनबी नहीं लगता। उनको लगता है कि ये उन्हीं का अपना देश होगा। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय ही बने रहे। बाहर से आए हुए यहूदियों, ईसाइयों, पारसियों, मुसलमानों के आने पर यहाँ के अनेक लोगों ने भी उनका धर्म अपना लिया, लेकिन फिर भी धर्म परिवर्तन के बाद भी वे लोग भारतीय बने रहे। आज जब राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होते रहते हैं, भले ही उनमें भीतर मतभेद हो। अर्थात राष्ट्रवाद बढ़ गया है तो लोग जो दूसरे देशों में जाकर के रहते हैं तो वहाँ अपने देश के लोग मिलते ही वो सब लोग एकजुट हो जाते हैं, अपना समूह बना लेते हैं और एकता को बढ़ाते हैं। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में जहाँ इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो, हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। मेरे ख्याल से हम सब के मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। ये बात बिल्कुल सही कही है लेखक ने। प्रत्येक व्यक्ति की सोच अलग होती है, चाहे वो कितने ही समान हो। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गाँव के बारे में। लेखक कहता है कि मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मुझे क्या याद आता है? गाँव याद आते हैं। उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की है। वर्षा ऋतु की उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिले प्रसार में बदल देती है। विशाल नदियों और उनके बहते जल में के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में अर्थात तमिलनाडु में, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में, और सबसे ज़्यादा बर्फ़ की टोपी पहने हुए हिमालय के या वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी की घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी होती है। ये सारी स्थान जो भारत के बारे में लेखक ने कहे हैं। लेखक जब भारत के बारे में सोचता है तो इन सब चीज़ों की उनको याद आती है। आगे देखिएगा। और इसके बीच से कल कल खल खल करता झरना बहता है, नदियाँ बहती हैं। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। ये सब बातें किसके बारे में कही जा रही है? भारत के बारे में। अर्थात जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में ये सब चीज़ें उभर कर आती हैं।
अब हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति की। जन संस्कृति। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा है। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा है। उन सूत्रों से अर्थात उन धागों से, उन विशेषताओं से, उन परंपराओं से जिनकी वजह से उनका जीवन अतीत में अर्थात भूतकाल से बंधा हुआ है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती हैं। परंपराओं से वो लोग अपने भूतकाल से जुड़े हुए हैं, लेकिन कल्पनाओं से वो लोग अपनी आंखों के माध्यम से भविष्य से जुड़े रहते हैं। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पुरा कथाओं का मेल था। अर्थात लोगों के जीवन पर किसका असर है? प्रचलित दर्शन है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, इतिहास है, मिथक अर्थात ऐसी घटनाएं जिनको हम सच मान सकते हैं या नहीं मान सकते, कहा नहीं जा सकता, और पुरा कथाएं अर्थात ऐसी पुरानी कहानियाँ जो हम लोग सुनते हैं या फिर पुराणों में लिखी गई हैं, उन सब का मेल होकर के भारतीय संस्कृति बनी है। और इनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था, क्योंकि ये सब आपस में घुले मिले हुए हैं। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि में हिस्सेदार थे। अर्थात जो लोग बिल्कुल अशिक्षित और निरक्षर हैं, उन लोगों को भी इन सब के बारे में जानकारी है। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। हर घटना, कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था। अर्थात लोगों को ये सारी कहानियाँ याद थी और उसने उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया। उन्हीं लोगों ने इनको और ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री, लोगों को संतुष्टि देने वाला बनाया। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे और अपनी बातचीत के दौरान वे बराबर या तो उन्हें उद्धृत करते थे या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो। अर्थात इन लोगों को रामायण और महाभारत की सभी कथाएं याद थी और उन्हीं का जिक्र वो लोग बातों के दौरान करते थे या फिर किसी कहानी में उनको ढाल लेते थे और कहानी के रूप में लोगों को सुनाते थे ताकि उनको नैतिक शिक्षा का ज्ञान दिया जा सके। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसलों के बारे में सीधी सादी बातचीत को ये देहाती लोग जब इस तरह का साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। अर्थात कोई भी आम बात करनी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी बात करनी है, लेकिन ये लोग उस बात को भी पुरानी और साहित्यिक बातों से जोड़ देते हैं, पौराणिक बातों से जोड़ देते हैं और उन्हीं के माध्यम से अपने फैसले लेते हैं। तो लेखक कहता है कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। लेखक कहता है कि मैंने पढ़ाई करके जो भंडार अपने मन में बनाया है, गांव के अनपढ़ लोगों ने वही सारी बातों का भंडार सुन करके बनाया है। ये बात अलग है कि उनका स्रोत पुरा कथाएं और परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिकाएं अधिक थी और इतिहास बहुत कम, इस पर भी वो बहुत स्पष्ट होता था। अर्थात उन्होंने पढ़ करके कुछ नहीं बनाया बल्कि सब कुछ सुन करके अपने मन में भंडार बनाया था। मैं उनके चेहरे, उनके आकार और उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ अवयवों वाले पुरुष दिखाई देते थे। संवेदनशील चेहरा अर्थात चेहरा ऐसा होता था जिस पर भावनाएं स्पष्ट झलकती थी और बलिष्ठ देह अर्थात ताकतवर शरीर होता था उनका। साफ अवयव यानी उनके शरीर के विभिन्न अंग एकदम साफ दिखाई देते थे। महिलाओं में लावण्य, नम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद से भरा होता था। अवसाद मतलब दुख, लावण्य मतलब सुंदरता। कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नज़र किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती थी तो मैं विस्मय विमुग्ध हो जाता था। अर्थात आश्चर्य से उनको देखने लगता था। वे मुझे पुराने भित्ति चित्रों की याद दिलाते थे। भित्ति चित्र दीवारों पर बने हुए चित्र होते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे इस बात से हैरत होती थी कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनमें भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर ये सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। अर्थात लेखक कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है, हैरत होती है कि भारत ने इतने वर्षों तक इतने दुखों को झेला है, फिर भी इन लोगों के अंदर ये सारी चीज़ें आखिर, ये सौंदर्य आखिर किस प्रकार से टिका हुआ है, बना हुआ है। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनके हालात बेहतर हों और इनके पास कुछ करने से ज़्यादा अवसर हों। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियाँ फैली थीं और इनकी छाप हर माथे पर फैली हुई थी। अर्थात गांव में अनेक प्रकार की समस्याएं थी, अनेक विपत्तियां थी, गरीबी थी और इन सब की छाप, इन सब की झलक, इन सब का असर लोगों के चेहरे पर, उनके माथे पर नज़र आता था। अर्थात सभी लोग परेशान थे। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था गरीबी ने। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बननी रहने लगी। अर्थात भ्रष्टाचार पैदा हो गया, गरीबी के कारण लोगों के मन में अभाव और असुरक्षा की भावनाएं उत्पन्न हो गई। यह सब देखने में सुखद नहीं था। अर्थात इनको देख करके सुख नहीं मिलता बल्कि दुख होता था। पर भारत की असलियत यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भलमनसाहत भी थी जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पाठ तलाश।
इस पाठ से मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा जो आपको मुझे लिख करके आपके कॉपी में फ़ोटो खींच करके भेजने होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।